वेलकम टू द चैनल रोशनी पब्लिकेशन। और आज की वीडियो हमारे होने जा रही है बायोलॉजी क्लास 10 बिहार के स्टूडेंट्स जो भी हैं उनके बायोलॉजी टेक्स्ट बुक का ये फर्स्ट चैप्टर है लाइफ प्रोसेस जैव प्रक्रम। उसका हम देखने वाले हैं ऑब्जेक्टिव। तो जितने भी प्रीवियस ईयर में एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उसमें जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बायोलॉजी में आपको देखने को मिला होगा वो सारे क्वेश्चंस हम यहाँ करेंगे डील, ताकि ऐसे क्वेश्चन जो रिपीटेटिव होते हैं एग्जाम में आते ही आते हैं वैसे क्वेश्चंस आप ऑलरेडी डील कर लें हर चैप्टर का। तो हमने पहले ही इस चैप्टर के सारे डिटेल्ड वीडियो पोस्ट कर दिए हमारे चैनल के साइंस के प्लेलिस्ट में। ये सारे वीडियो अवेलेबल आपको मिलेंगे। तो अब आज ये फर्स्ट वीडियो होने जा रहा है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसमें हम डील करेंगे। तो फर्स्ट जो चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस उसमें ये ऑब्जेक्टिव का पार्ट 1 है। इसमें हम 35 क्वेश्चंस को डील करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर से। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट क्वेश्चन। जो हमारा पहला क्वेश्चन होने जा रहा है जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेसेस का, वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है बबूल के पौधे में मुख्यतः कौन सा उत्सर्जी पदार्थ निकलता है। तो बबूल के पौधे में कौन सा उत्सर्जी पदार्थ निकलेगा सबसे ज्यादा, वो है डी गोंद। क्या होगा? डी गोंद। इसका आंसर है गोंद डी। बबूल का जो पौधा होता है उसमें मुख्यतः गोंद निकलता है। ये सारी चीजें रेजिन और लेटेक्स ये सब भी पाई जाती हैं, पर सबसे ज्यादा मुख्यतः पूछा जा रहा है। अगर मुख्यतः की बात अगर की जाएगी तो आंसर हमारा हो जाएगा मेनली में गोंद। ठीक है, अब हम आ जाते हैं हमारे सेकंड ऑब्जेक्टिव पे। वो देख लेते हैं क्या है। प्रोटोजोआ से उत्सर्जी पदार्थ का निष्कासन कैसे होता है। तो प्रोटोजोआ जो जीव है उससे उत्सर्जन की क्रिया जो उसमें होती है वो कैसे होती है वो पूछा जा रहा है इसमें। तो अवशोषण के द्वारा, फर्स्ट हमारा है ऑप्शन अवशोषण के द्वारा, बी निष्कासन के द्वारा, सी परासरण द्वारा, डी विसरण द्वारा। तो इसका आंसर है प्रोटोजोआ में जब भी उत्सर्जन से क्वेश्चन अगर आया, उत्सर्जन से रिलेटेड, प्रोटोजोआ से उत्सर्जी पदार्थ का निष्कासन कैसे होगा, तो आंसर है उसका डी। क्या है आंसर? डी विसरण द्वारा। ठीक है, हमारा आंसर हो गया डी विसरण द्वारा। प्रोटोजोआ से उत्सर्जी पदार्थ का निष्कासन कैसे होता है, तो विसरण की प्रक्रिया द्वारा या विसरण द्वारा होता है। ये था हमारा सेकेंड ऑब्जेक्टिव। अब हम आ जाते हैं अपने थर्ड ऑब्जेक्टिव में, जो है पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण होता है। पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण होता है, तो वो हम सबसे पहले देख लेते हैं। जो हमारे पास ऑप्शंस है, ए इथिलीन, बी एब्सिसिक अम्ल, सी साइटोकाइनिन, डी ऑक्सीन। तो आंसर हमारा इसका है एब्सिसिक अम्ल बी। आंसर हमारा इसका क्या हो जाएगा? एब्सिसिक अम्ल की वजह से क्या होती है, पत्तियों के जो मुरझाने की क्रिया होती है वो एब्सिसिक अम्ल उसमें हेल्प करता है, ताकि पत्तियां जो सूख गई हैं, मुरझा गई हैं, वो गिर जाएं और न्यू पत्तियां आ सके, नई पत्तियां आ सके। तो हमारा आंसर क्या है? सी का बी एब्सिसिक अम्ल। अब हम देख लेते हैं हमारा फोर्थ क्वेश्चन। रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है। तो ब्लड में जो शुगर लेवल है उसको कौन नियंत्रित करता है, उसे कौन कंट्रोल करता है, तो रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है। ऑप्शन है ए एस्ट्रोजन, बी प्रोजेस्टेरोन, सी इंसुलिन, डी रिलैक्सिन। तो आंसर हमारा हो जाएगा इंसुलिन। कौन सा करता है नियंत्रित? इंसुलिन जो हार्मोन है वही करता है नियंत्रित रक्त में शर्करा का। रक्त में जो शुगर लेवल है उसे नियंत्रित करता है कौन? इंसुलिन नामक हार्मोन। ठीक है, तो रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है सी इंसुलिन। ये हमारा आंसर हो गया फोर्थ क्वेश्चन का। फिफ्थ क्वेश्चन हम देख लेते हैं। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है वो क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है। तो ए है मांसपेशी, बी तंत्रिका कोशिका, सी रक्त कोशिका, डी हृदय कोशिका। लेकिन जो तंत्रिका कोशिका है वो हमारा आंसर हो जाएगा। तंत्रिका कोशिका क्या है? हमारे पूरे शरीर में फैली हुई है। क्या है? पूरे शरीर में फैली हुई। तो सबसे लंबी कोशिका क्या होगी? बी तंत्रिका कोशिका। ये फिफ्थ का आंसर हो गया। अब हम आ जाते हैं हमारे सिक्स्थ क्वेश्चन पे। मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है। आहार के कौन से भाग का पाचन मुख गुहा में होता है? बकल कैविटी बोलते हैं या माउथ कैविटी। तो उसमें क्या होता है, जो आहार जो हम भोजन लेते हैं उसके कौन से पार्ट, किस भाग का पाचन होता है, डाइजेशन होता है। या फिर ऑप्शन देख लेते हैं, ए कार्बोहाइड्रेट, बी प्रोटीन, सी वसा, डी न्यूक्लिक अम्ल। तो किसका होगा इसमें? मुख गुहा में पाचन सबसे पहले हो जाता है कार्बोहाइड्रेट का। किसका पाचन होगा? कार्बोहाइड्रेट का।
तो ये सारे क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आ रहे हैं और आप अच्छे से इसे याद कर लें। और जो हमारा लाइव प्रोसेस का जो वीडियो हमने पोस्ट किया है, वीडियोस पोस्ट किए हैं एक्चुअली, बहुत सारे वीडियोस जो है टॉपिक वाइज हमने पोस्ट किए हैं, तो जाके आप उन वीडियोस को देखें ताकि ऑब्जेक्टिव जो मैं आपको बता रही हूँ वो क्लियर हो जाए। अगर आपने वो वीडियोस अच्छे से देखी और समझी हैं तो ये ऑब्जेक्टिव डील करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको रटना नहीं पड़ेगा। और ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो एग्जाम में रिकरिंग है, बार बार आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 6 का जो हमारा आंसर है वो कार्बोहाइड्रेट है। मुगुहा में आहार के किस भाग का पाचन होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का होता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जो कार्ब्स होता है, जो रोटी चावल इन सब में पाया जाता है, ब्रेड, तो उसका पाचन होता है। हम आगे 7th हमारे क्वेश्चन पे प्रकाश संश्लेषण होता है। तो ये क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव हमारा 7वां 7th क्वेश्चन, और ऑप्शन जो है उस पे आंसर डिपेंड करेगा। तो सुबह शाम प्रकाश संश्लेषण कब होगा? ए सुबह शाम, बी केवल दिन में, सी दिन रात, या डी केवल रात में। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया पौधों में होती है वो कब होती है? ठीक है, तो दिन या रात में, सुबह शाम, कब होती है? तो जब भी आप फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण की बात हो तो नाम ही में है हमारे क्या यहाँ पे प्रकाश। इसके लिए हमें क्या जरूरत है फोटोसिंथेसिस के लिए? लाइट की, प्रकाश की। तो जब तक प्रकाश नहीं होगा तब तक फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया नहीं होगी। तो प्रकाश कब होता है? सुबह में या रात में, शाम में या दिन में? ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा केवल दिन में। जब भी धूप होती है कब होती है? दिन में, और प्रकाश जब भी ज्यादा मात्रा में होता है वो दिन में होता है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया केवल दिन में होती है। ठीक है, कुछ पौधों में रात में भी होती है लेकिन मुख्यतः ये दिन में ही होती है। ठीक है, 8 हमारा क्वेश्चन 8th क्वेश्चन है, खुला परिवहन तंत्र किसमें पाया जाता है? तो परिवहन जो होता है, परिवहन की जो क्रिया होती है वो खुला परिवहन तंत्र के द्वारा होता है। हमारे में क्या है? बंद है। ठीक है, बंद परिवहन तंत्र है। हमारे बॉडी के अंदर ही परिवहन की क्रिया होती है, या रक्त का परिवहन हो या प्रोटीन, इन सब का जो हमारे मिनरल से शरीर में उसका परिवहन हो रक्त द्वारा, वो सब हमारे शरीर के अंदर होता है। ठीक है, बंद परिवहन तंत्र है। लेकिन खुला परिवहन तंत्र भी कुछ जीवों में पाया जाता है। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं, ए कबूतर, बी तितली में, सी कॉकरोच, डी बिल्ली में। तो हमारा आंसर इसका है सी। किसमें पाया जाता है? कॉकरोच में क्या पाया जाता है? खुला परिवहन तंत्र। ठीक है, कॉकरोच हमारा आंसर हो गया। खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है किसमें? कॉकरोच में। अब हम आ जाते हैं हमारे 9th क्वेश्चन पे। रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है। ब्लड में ऑक्सीजन, जब हमने लाइव प्रोसेसर में परिवहन वाला चैप्टर पढ़ा था तो उसमें हमने क्या देखा था? रक्त क्या होती है? हमारे पूरे बॉडी में ऑक्सीजन को पहुंचाती है। ठीक है, और श्वसन की क्रिया में भी रक्त ही क्या होती है? पूरे शरीर में क्या पहुंचाती है? ऑक्सीजन को पहुंचाती है। ठीक है, और मिनरल्स को पहुंचाती है। ठीक है, तो रक्त का परिवहन जब होता है तो उसमें ऑक्सीजन का वाहक इसमें पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन में क्या है? ए वसा, बी हार्मोन, सी हीमोग्लोबिन, डी कार्बोहाइड्रेट। तो रक्त में आपने बार बार पढ़ा होगा, रक्त में हमारे रक्त का कलर क्यों रेड है? हीमोग्लोबिन के कारण। तो हीमोग्लोबिन ही क्या करती है? ऑक्सीजन को कैरी करती है रक्त में। ठीक है, तो हमारा आंसर 9th का क्या होगा? सी, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का क्या काम है हमारे रक्त में? रक्त का कलर हीमोग्लोबिन की वजह से रेड है, और साथ ही साथ वो क्या करती है? ऑक्सीजन को कैरी करती है। रक्त में ऑक्सीजन को कैरी करती है और वो क्या करती है? पूरे शरीर में एनर्जी को पहुंचाने का काम करती है। ठीक है, तो 9th का जो हमारा आंसर है वो सी, हीमोग्लोबिन होगा। अब हम आ गए 10th क्वेश्चन पे। मानव में ऑटोसोम की जोड़ियों की संख्या कितनी होती है? ऑटोसोम जो जीन्स है हमारे अंदर, उसमें ऑटोसोम की कितनी जोड़ियां पाई जाती हैं? तो आंसर इसका देख लेते हैं। ऑप्शन ए में 24, बी में 23, सी में 11, डी में 22। ऑप्शंस आपको डिफरेंटली आ सकता है लेकिन क्वेश्चंस ऐसे ही पूछे जाएंगे। तो ऑटोसोम की 22 जोड़ियां पाई जाती है। आंसर हमारा क्या होगा? डी 22। मानव में ऑटोसोम की जोड़ियों की संख्या कितनी है? 22। ये हो गया हमारा 10th ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब हम आ गए 11th क्वेश्चन पे, जो है पित्त रस का स्राव कहाँ होता है? पित्त रस का स्राव कहाँ होगा? तो ऑप्शन में क्या है? ए छोटी आंत, बी यकृत, सी अग्न्याशय, डी ग्रहणी द्वारा। तो इसका आंसर है बी, यकृत द्वारा। पित्त रस कहाँ निकलता है? यकृत द्वारा। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ है? यकृत के पास। तो पित्त रस का स्राव वहीं से होगा। ठीक है, तो हमारा पित्त रस का आंसर क्या हो गया? यकृत द्वारा। ठीक है, पित्त रस का स्राव होता है यकृत द्वारा। 11th क्वेश्चन। अब हम आ जाते हैं हमारे
12th क्वेश्चन पे जो है कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। जो कोशिका झिल्ली होती है वो कैसी है, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा जो ऑप्शन है वो हम देख लेते हैं। ए पारगम्य, बी अपारगम्य, सी अर्ध पारगम्य या डी इनमें से कोई नहीं। पारगम्य मतलब जिसके आर पार हमें दिखता हो, ठीक है। तो अपारगम्य होगा जिसके आर पार हम नहीं देख सकते हैं। अर्ध पारगम्य होगा थोड़ा दिख रहा है थोड़ा नहीं, ठीक है। तो कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है, तो सी अर्ध पारगम्य हमारा आंसर होगा। सी अर्ध पारगम्य। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है, तो अर्ध पारगम्य झिल्ली है, ठीक है। ये हमारा आंसर 12 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का था। 13th क्या है, एटीपी का विस्तारित रूप है। एटीपी का विस्तारित रूप क्या है वो इसमें पूछा जा रहा है। तो एडेनिन थाइमिन फॉस्फेट ये है, या फिर एडेनिन ट्राइफॉस्फेट, सी है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडेनिन थाइमिन डाइफॉस्फेट। तो आंसर हमारा क्या होगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। सी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये हमारा है एटीपी का विस्तारित रूप। अगर आपने वीडियो लॉन्ग फॉर्म की वीडियो जो हमारी इस चैप्टर की वो देखी होगी तो आपको इजीली समझ में आएगी ये चीजें और आप डील कर पाएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आंसर्स। तो एटीपी का विस्तारित रूप है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये याद कर लेना, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन हैं ये। 14th क्वेश्चन हम आप देख लेंगे, प्रकाश संश्लेषण की दर निम्न में से किन कारकों पर निर्भर करती है। प्रकाश संश्लेषण की जो दर है, जो रेट है, प्रकाश संश्लेषण कितनी तेजी से हो रहा है, कितनी अच्छे से हो रहा है, वो किस पर डिपेंड करेगा। तो ए हमारा ऑप्शन है प्रकाश के गुण पर, बी है प्रकाश की मात्रा पर, सी है ए और बी दोनों पर, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश का गुण का यहाँ बात कर रहे हैं तो प्रकाश कैसी है, नेचुरल लाइट है या फिर आर्टिफिशियल लाइट है, ऐसी बात पर, या फिर प्रकाश की मात्रा, कितनी प्रकाश पौधे में मिल रही है, या ज्यादा धूप में रखी हुई है या धूप लग ही नहीं रहा पौधे में। तो इन सब पे डिपेंड करता है। फिर ए और बी दोनों हमारा ऑप्शन है या डी इनमें से कोई नहीं है। तो आंसर हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सी। प्रकाश संश्लेषण किस पे निर्भर करती है, ए और बी दोनों पे, ठीक है। क्योंकि प्रकाश के गुण की भी आवश्यकता है और मात्रा भी उसे चाहिए, ठीक है। तो प्रकाश के गुण पर और प्रकाश की मात्रा दोनों पे प्रकाश संश्लेषण का दर क्या करता है, निर्भर करता है। हमारा आंसर हो गया इसका सी। अब हम 15th में आ जाते हैं, किस रंग के प्रकाश किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज्यादा प्रभावी है। किस रंग की प्रकाश किरण, तो प्रकाश में कितने कलर होते हैं, 7। तो उसमें से कौन सा प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज्यादा प्रभावी है, सबसे ज्यादा इफेक्टिव है, अच्छा है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन है ए हरा, बी नीला, सी पीला, डी लाल। तो आंसर इसका है रेड, लाल। आंसर इसका क्या है, डी। ऑप्शन हमारा कौन सा हो गया, डी आंसर हो गया इसका, रेड। लाल रंग की प्रकाश किरण प्रकाश संश्लेषण में सबसे ज्यादा प्रभावी है, ठीक है। 15th क्वेश्चन का आंसर है डी, लाल, रेड। अब हम आगे हमारे 16th क्वेश्चन पे, निम्नांकित में से कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण है, ठीक है। निम्नांकित में से इनमें से कौन सा पुनरुद्भवन का उदाहरण है। तो ए हाइड्रा, बी मेढक, सी गाय, डी इनमें से कोई नहीं है। तो पुनरुद्भवन की जो प्रक्रिया होती है वो हाइड्रा में होती है। किसमें होती है, ए हमारा ऑप्शन हो गया हाइड्रा। तो हाइड्रा में होती है पुनरुद्भवन की प्रक्रिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर 16th का। अब हम आगे 17th हमारे क्वेश्चन पे जो है, रक्त का लाल रंग निम्नांकित में किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। रक्त का जो कलर है रेड, वो किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। तो मैंने आपको पहले भी बताया है, अभी हम देख लेते हैं। हमारा ऑप्शन ए है हेपारिन, बी है हीमोग्लोबिन, सी है थ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन। तो हमारा आंसर इसका क्या होगा, बी हीमोग्लोबिन, ठीक है। बी हीमोग्लोबिन जो प्रोटीन है, ये क्या प्रोटीन है, ठीक है, जो क्या करता है, ऑक्सीजन को भी कैरी करता है और साथ ही साथ इसी प्रोटीन की उपस्थिति की वजह से क्या है, हमारे जो ब्लड है उसका कलर है रेड। लाल रंग का हमारा रक्त है हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण। लसिका का रंग क्या होता है, लसिका जो है हमारे शरीर में उसका रंग क्या होता है, उसका रंग होता है हल्का पीला। इसका आंसर हो जाएगा डी। हरा नहीं होगा, लाल नहीं होगा, अल्कालिना नहीं होगा, या होगा क्या, हल्का पीला, या फिर कोई भी कलर आप नहीं लिख सकते, ठीक है। कोई भी नहीं कलर होता है, वो हल्का पीला नजर आता है या फिर नजर नहीं आता है, ठीक है। तो हरा, नीला ये सब नहीं होगा। क्या होगा आंसर हमारा डी 18th का, हल्का पीला। लसिका का रंग कैसा होता है, हल्का पीला। अब हम आगे अपने 19th क्वेश्चन पे जो है, ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार रक्त का घटक है। ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जो रक्त का घटक है वो क्या होगा,
कौन सा घटक है रक्त का जो कैरी करता है? तो रक्त का घटक जो है वो है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, रक्त पट्टिकाणु, ये सब। तो इनमें से कौन सा कैरी करता है किसको, या फिर जो ऑक्सीजन को कौन कैरी करता है? परिवहन का जो हमारे अंदर क्रिया होता है उसमें। तो रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स, या फिर रक्त पट्टिकाणु। तो रेड ब्लड सेल्स से क्या पता चल रहा है? रेड है, इसका मतलब वहां क्या है? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन क्या कैरी करता है? ऑक्सीजन। तो हमें क्या पता चल रहा है? आंसर हमारा क्या होगा? आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर 9th क्वेश्चन का। ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार रक्त का घटक कौन है? आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। अब हम आगे अपने 20th क्वेश्चन पे जो है, कृमि रूप परिसेशिका किसका हिस्सा है? कृमि रूप परिसेशिका किसका हिस्सा है? ए बड़ी आंत, सी वाहिकीय तंत्र, बी तंत्रिका तंत्र, डी प्रजनन तंत्र। तो इसका आंसर है ए बड़ी आंत। ठीक है, कृमि रूप परिसेशिका किसका हिस्सा है? तो ए बड़ी आंत का हिस्सा है। आंसर हमारा क्या है? ए बड़ी आंत। अब हम 21 हमारे 21वें क्वेश्चन पे आ गए हैं। प्रकाश की ओर प्रारोह की गति है। जो पौधे में प्रारोह का जो उसके क्या होता है, जो उसका नया जो तना निकलता है उसकी गति जो होती है प्रकाश की ओर जब होती है तो वो क्या कहलाती है, वो इसमें पूछा जा रहा है। तो आपने अगर जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस का हमारा जो वीडियो वो देखा होगा, उसमें मैंने क्लियरली इसके नियमों को मेंशन किया है, तो उसी से ये क्वेश्चन आया हुआ है। ए गुरुत्वानुवर्तन, सी रसायनुवर्तन, बी जलानुवर्तन, डी प्रकाशानुवर्तन। तो प्रकाश की ओर जो प्रारोह की गति होगी वो प्रकाशानुवर्तन कहलाती है, डी। ठीक है, हमारा आंसर है प्रकाशानुवर्तन। आप नाम से भी समझ सकते हैं। गुरुत्वानुवर्तन क्या होगा? गुरुत्वाकर्षण बल जिधर लगता है, इसका मतलब जड़ों में लग रहा है गुरुत्वाकर्षण बल, वो नीचे है तो उसमें गुरुत्वानुवर्तन होगा। रसायनुवर्तन, जिधर ज्यादा रसायन मिनरल्स मिलते हैं तो जड़ उधर जाती है तो वो रसायनुवर्तन है। लेकिन जलानुवर्तन किधर होगा? इधर जल की मात्रा ज्यादा है, उधर बढ़ेगा प्रारोह। लेकिन प्रकाश जहां रहेगी उधर प्रारोह की अगर वृद्धि होगी तो वो है प्रकाशानुवर्तन। ठीक है, ये हमारा 21st क्वेश्चन का आंसर है। अब हमारे 22nd क्वेश्चन पे, 22वें क्वेश्चन पे, जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है। जैव आवर्धन प्रदर्शित कौन करेगा? ए CFC, बी DDT, सी NADP या डी ATP। आंसर हमारा होगा बी DDT। आपको याद रखना होगा, ये जैव आवर्धन से रिलेटेड क्वेश्चन आया तो आंसर हमारा क्या होगा? DDT। ठीक है, जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन क्या है? DDT। 23rd क्वेश्चन है, रंध्र का मुख्य कार्य क्या है? रंध्र जो पाए जाते हैं स्टोमाटा, पत्तियों में, पौधों की पत्तियों में रंध्र पाए जाते हैं, उसका क्या है? मेन फंक्शन, मुख्य कार्य। तो ए प्रकाश संश्लेषण, बी गैसों का विनिमय एवं वाष्पोत्सर्जन, सी पोषण, डी भोजन का परिवहन। तो रंध्रों द्वारा भोजन का परिवहन भी नहीं होता है, पोषण भी नहीं होता है। प्रकाश संश्लेषण की भी क्रिया पत्तियों में होती है, ना कि रंध्रों का उसमें मुख्य काम है। तो किसमें बचा? हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी, वाष्पोत्सर्जन। आंसर क्या हो जाएगा? गैसों के विनिमय, और गैसों का विनिमय जो होता है और वाष्पोत्सर्जन की जो प्रक्रिया होती है, जो ज्यादा पानी अगर पौधों में बना या फिर जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा जो उत्सर्जित पदार्थ बनते हैं, जो वेस्टेज है, ज्यादा पानी बन गया तो उससे कहाँ निकाला जाता है? रंध्र के द्वारा पौधे के शरीर से बाहर निकाला जाता है। या फिर गैसों का विनिमय होता है, कैसे? जो ऑक्सीजन बना वो बाहर निकला, कार्बन डाइऑक्साइड रंध्रों द्वारा अंदर आया। तो गैसों का विनिमय और वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया किसके द्वारा होती है? रंध्रों के द्वारा। रंध्र का यही मुख्य कार्य है। तो 23rd क्वेश्चन का हमारा आंसर हो गया बी, गैसों का विनिमय एवं वाष्पोत्सर्जन। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पौधे के उत्सर्जी पदार्थ है। पौधे से जो उत्सर्जी पदार्थ निकलता है उत्सर्जन की प्रक्रिया के बाद, उसमें से क्या है? जो वेस्टेज, जो टॉक्सिन हमारे शरीर से निकाले जाते हैं, वो उत्सर्जन की प्रक्रिया हुई। तो पौधों के उत्सर्जी पदार्थ क्या क्या है? पौधों से क्या क्या वेस्टेज निकलता है उत्सर्जन की प्रक्रिया के बाद? तो ए टैनिन, बी गॉन, सी रेजिन, डी इनमें से सभी। तो इसमें मुख्य नहीं पूछा जा रहा है, मेन प्रोडक्ट नहीं पूछा जा रहा है, सिर्फ पूछा जा रहा है कि कौन कौन से उत्सर्जी पदार्थ है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें से डी, इनमें से सभी। कि हमने लास्ट क्वेश्चन एक ऐसा डील किया, उसमें पूछा जा बबूल के पौधे में, तो उसमें मुख्य पदार्थ पूछा जा रहा था तो हमने क्या लगाया था? गोंद। लेकिन इसमें सिंपली पूछा जा रहा है जनरली कि कौन कौन से पौधे के उत्सर्जी पदार्थ कौन है। ठीक है, तो टैनिन भी होता है, गोंद भी होता है, रेजिन भी होता है। तो इनमें से सभी हमारा आंसर हो गया 24th क्वेश्चन का। अब हम आ गए 25th क्वेश्चन पे, 25वें क्वेश्चन पे।
किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं? रंध्र के अभी हमने देखा फंक्शन। रंध्र में क्या होता है? गैसों का विनिमय और वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है, ठीक है। तो वाष्प जब उससे निकलते हैं तो क्या होता है, और जो भी गैसों का विनिमय होता है ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। लेकिन कुछ पौधों में क्या होता है? रंध्र अनुपस्थित होता है, ठीक है। उनका सिस्टम थोड़ा डिफरेंटली वर्क करता है। तो ऐसे पौधे कौन है? ए आम, बी हाइड्रिला, सी नागफनी, डी कनेर। तो आम में होता है, नागफनी में होता है, कनेर में होता है रंध्र, हाइड्रिला में नहीं होता। आंसर हमारा क्या है? बी हाइड्रिला। हाइड्रिला में क्या होते हैं? रंध्र स्टोमाटा अनुपस्थित होते हैं, एब्सेंट होते हैं। तो ये था हमारा 25th क्वेश्चन। अब हम आ गए 26वें 26th क्वेश्चन पे। रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है। सामने क्वेश्चन पहले भी डील किया, फिर ये क्वेश्चन आया हुआ है, रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है। रक्त में ऑक्सीजन को कौन कैरी करता है, कौन ले जाता है? तो ए वसा, बी हार्मोन, सी हीमोग्लोबिन, डी कार्बोहाइड्रेट। तो आंसर इसका क्या है? सी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या करता है? रक्त में ऑक्सीजन को कैरी करता है। रक्त का कलर भी लाल है, किसकी वजह से? हीमोग्लोबिन की वजह से। तो 26वां हमारा आंसर था हीमोग्लोबिन। अब हम 27th क्वेश्चन अपना देख लेते हैं। निम्नलिखित में किसे बर्थ हार्मोन कहा जाता है? बर्थ हार्मोन किसे कहा जाता है? बर्थ हार्मोन जो होते हैं वो किसे कहा जाता है? टायरोसिन को, ऑक्सीटोसिन को, थायरोट्रोपिन को या इंसुलिन को? तो आंसर होगा इसका बी ऑक्सीटोसिन, क्योंकि ऑक्सीटोसिन क्या करता है? हेल्प करता है जब बर्थ का प्रोसेस होता है, ठीक है, उसमें। तो उसे बर्थ हार्मोन कहते हैं। बी ऑक्सीटोसिन इसका आंसर है 27th का। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज याद कर लें। और अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ नहीं आ रहा, कुछ क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव समझने में डिफिकल्टी हो रही है, तो जाके आप हमारा जो जैव प्रक्रम लाइव प्रोसेस का वीडियो है वो वीडियोस देखें। आपको सारे जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी समझ में आएगा और याद भी करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इजिली आंसर कर पाएंगे। 28वें हम अपने क्वेश्चन पे आ गए हैं। 28th क्वेश्चन है, कॉर्पस ल्यूटियम से स्रावित हार्मोन है। कॉर्पस ल्यूटियम जो है उससे कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है, कौन सा हार्मोन का स्रवन होता है? तो ए है एंड्रोजन, बी प्रोजेस्टेरोन, सी एस्ट्रोजन और डी टेस्टोस्टेरोन। तो आंसर हमारा है इसका बी, प्रोजेस्टेरोन का होता है स्रवन। किसका होता है? प्रोजेस्टेरोन का होता है स्रवन या स्रावित होता है प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन कॉर्पस ल्यूटियम से। ये था हमारा 28th का आंसर बी। 29th हमारा जो क्वेश्चन है वो है, मानव गुर्दे का आकार कैसा होता है? मानव गुर्दे का आकार कैसा होता है? तो मैंने ये भी आपको बहुत ही अच्छे से इसका लाइव प्रोसेस का जो वीडियो है उसमें मैंने अच्छे से समझाया है, तो आप जाके वो वीडियो जरूर देखें। ए गोलाकार, बी आयताकार, सी सेम के बीच के आकार का, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर हमारा है सी। क्या होता है? मानव गुर्दे का आकार सेम के बीच के आकार का होता है, ठीक है। ये था हमारा 29th क्वेश्चन का आंसर। अब हम आ गए 13th क्वेश्चन में। किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? किस प्रकार का श्वसन? हमने श्वसन वाला जो सेकंड वीडियो है हमारा लाइव प्रोसेस का, 4 पार्ट में हमने वीडियो डाला है, तो सेकंड वीडियो है श्वसन का, जिसमें हमने बहुत ही डिटेल तरीके से श्वसन की पूरी प्रक्रिया को जाना है, उसके प्रकारों को जाना है, ठीक है। तो उससे अगर आपने वो चैप्टर नहीं पढ़ा है, वो वीडियो नहीं देखा है, तो जाके जरूर चैनल पे देखें। और यहाँ पे हमसे क्या पूछा जा रहा है कि अधिक ऊर्जा, ज्यादा एनर्जी हमें किस प्रकार के श्वसन से मिलती है? तो ऑप्शन क्या है? वायवीय, अवायवीय, सी है ए और बी दोनों, डी में से कोई नहीं। वायवीय मतलब वायु वहां पे उपस्थित है, अवायवीय मतलब वायु अनुपस्थित है। तो जहां पे वायु उपस्थित रहेगी इसका मतलब ऑक्सीजन वहां पे है ज्यादा मात्रा में। तो जब ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में होगा तो श्वसन में क्या होगी? अधिक ऊर्जा बनेगी, श्वसन में की क्रिया में अधिक ऊर्जा मुक्त होगी। तो आंसर हमारा ए हो जाएगा, वायवीय, ठीक है। तो किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? ए वायवीय हो गया हमारा आंसर 30th क्वेश्चन का। अब हम आ गए अपने 31st क्वेश्चन पे, जो है स्वपोषी पोषण होता है। स्वपोषी पोषण किसमें होता है? ए पौधों में, बी कवक में, सी कुछ प्रोटिस्टा और प्रोक्रियोटिक्स में, या फिर डी ए और बी दोनों। आंसर हमारा इसका क्या हो जाएगा? पौधों में, और सी कुछ प्रोटिस्टा और प्रोकैरियोट्स में भी होता है। तो आंसर हो जाएगा इसका हमारा डी, ए और सी दोनों। ये हमारा आंसर इसका स्वपोषी पोषण होता है, ए और सी दोनों में। कवक में नहीं होता है, उसमें क्या होता है? कवक में नहीं, क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो उसमें स्वपोषी पोषण नहीं हो सकता, ठीक है, वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं करते। तो आंसर है हमारा पौधों में और कुछ प्रोटिस्टा और प्रोकैरियोट्स में। तो डी, ए और सी दोनों। ये था हमारा 31st क्वेश्चन का आंसर। 32
जो 32वां क्वेश्चन है 32nd वो हम देख लेते हैं। कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? वसा पर कौन सा एंजाइम क्रिया करता है या वसा का पाचन करता है, वो हम देख लेते हैं। ए एमाइलेज, सी पेप्सिन, डी ट्रिप्सिन या डी लाइपेज। तो आंसर इसका है लाइपेज, डी। लाइपेज क्या करता है? वसा के पाचन में मदद करता है। लाइपेज क्या करता है? वसा के पाचन में करता है मदद। पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक है, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? तो वो हो गया डी लाइपेज। 32वें 32वें क्वेश्चन का आंसर है डी लाइपेज। अब हम आ गए 33rd क्वेश्चन, हमारे 33वें क्वेश्चन पे। वो है पौधे के उत्सर्जी पदार्थ निम्न में से कौन है? सिमिलर क्वेश्चन है, पौधे में उत्सर्जी पदार्थ निम्न में से कौन है? इसमें मुख्य नहीं पूछा जा रहा है, साधारणतः कितने होते हैं, क्या कौन कौन होते हैं। तो ए रेजिन, बी ऑन, सी टेनिन, डी इनमें से सभी। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी इनमें से सभी। ठीक है, एरेजिन, बीगोन, सी टेनिन, तीनों चीजें उत्सर्जी पदार्थ हैं पौधों की। तो आंसर हो जाएगा डी इनमें से सभी। ठीक है, ये हमारा 33rd क्वेश्चन था। आई होप आपको ऑब्जेक्टिव समझ में आ रहे हैं। कुछ मैं समझाने की भी कोशिश कर रही हूँ, और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आपको कॉन्टेक्स्ट इसका नहीं पता है, कॉन्सेप्ट नहीं पता है, तो उससे समझने के लिए आप जाए हमारे जय प्रक्रम का जो वीडियो पोस्ट हुआ है, चारों टॉपिक्स 4 वीडियो में डिटेल तरीके से समझाए गए हैं। हमारे चैनल के साइंस के प्लेलिस्ट में आपको वो सारे वीडियोस अवेलेबल मिलेंगे, तो जाके उन वीडियोस को देखें। 34th क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। निम्न में से कौन हेटेरोक्राइन ग्रंथि है? निम्न में से कौन हेटेरोक्राइन ग्रंथि है? तो ए पिट्यूटरी ग्रंथि, बी यकृत, सी वृषण या डी थायराइड ग्रंथि। तो आंसर हमारा इसका सी वृषण। हेटेरोक्राइन ग्रंथि किसे कहते हैं? सी वृषण को। ठीक है, तो आंसर 34th का है सी। और अब हम आ गए हमारे लास्ट क्वेश्चन पे, जो है 35th क्वेश्चन। पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है। पौधों में जो गैसों के विनिमय की प्रक्रिया, आदान प्रदान की प्रक्रिया है, वो कैसे होती है, किसके द्वारा होती है? तो ए वात रंध्र से, बी रंध्र से, सी जड़ की सतह से, डी इनमें से सभी से। तो इसका आंसर क्या है? डी इनमें से सभी। वात रंध्र जो होते हैं उससे भी होगा, रंध्रों से भी होगा, जड़ की सतह से भी होगा। तो आंसर है डी इनमें से सभी। पौधों में गैसों का आदान प्रदान डी इनमें से सभी से होता है। तो अगर ऐसे ऑप्शन रहे तो आंसर होगा डी इनमें से सभी। सिर्फ रंध्र रहा और कुछ नहीं रहा तो रंध्र आंसर होगा, और अलग एग्जाम्पल रहे लेकिन रंध्र आंसर होगा। तो पौधों में गैसों का आदान प्रदान वात रंध्र से, जड़ की सतह सभी से होता है। आंसर हो गया हमारा इनमें से सभी। तो ये थे हमारे लास्ट 35 क्वेश्चन। ठीक है, लास्ट हमारा था 35वां क्वेश्चन, और हमने 35 क्वेश्चन इस चैप्टर के अभी इस वीडियो में डील किए हैं। और हम एक वीडियो लाने वाले हैं ऑब्जेक्टिव का, जिसमें और जो 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो वहां आपको अवेलेबल होंगे, और हम उसे डील करेंगे और आपको क्लियरली समझाने का कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे लास्ट जो हमारे वीडियो में पार्ट होने जा रहा है, हम उसे समझाएंगे आपको कि रोशनी पब्लिकेशन जो हमारे चैनल का नाम है, और रोशनी पब्लिकेशन है क्या। ठीक है, तो 17 सालों से ये पब्लिकेशन क्या कर रही है, पब्लिकेशन के क्षेत्र में काम कर रही है, और आपके लिए बहुत ही क्वालिटी बुक पब्लिश करती है। ठीक है, तो आपके लिए क्लास 10th बिहार बोर्ड के जो स्टूडेंट हैं, जो 2026 बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में अपियर करने जा रहे हैं, उनके लिए लिटरेचर से की जो भी बुक है, लिटरेचर की जैसे हो गया हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उसके सारे बुक्स हम कैप्टन की जो ये सीरीज है, कैप्टन जो ये लोगो आप देख रहे हैं, इससे आप जान जाएंगे कि रोशनी पब्लिकेशन की बुक है। और ये बुक्स आपको अवेलेबल है सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में, हमारे वेबसाइट पे और आपके नजदीकी बुक स्टोर्स पे, तो जाके आप वहां से भी ये बुक्स परचेस कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमारा क्वेश्चन बैंक भी अवेलेबल है, बहुत ही अच्छे से आपको सारी ऑब्जेक्टिव को कंपाइल करके जितने भी होगी लास्ट 10 साल के क्वेश्चन है वो आपको वहां पे अवेलेबल मिलेंगे। और साथ ही साथ हमने एक और बुक लॉन्च किया जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने अभी आपको डील करवाए हैं वो आपको उस बुक्स में अवेलेबल मिलेंगे विद क्वेश्चन एंड आंसर। तो जाके वो भी बुक आप परचेस कर सकते हैं सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे, नजदीकी आपके बुक स्टोर्स पे, या फिर हमारे वेबसाइट को आप विजिट करें। और thank you so much for watching this video and for your support. I really try to help you guys out, and thank you so much for watching.